सोनापुर गांव में एक किसान रहता था, नंदू पटेल। पर उसका स्वभाव लोहे जैसा सख्त था। वह हर बात पर अपने बेटे सूरज को ताने देता, डांटता, जैसे उसके मन में कोई पुराना दर्द हो जो हर दिन नया बन जाता हो। सूरज सब चुपचाप सहता रहा। पिता की इज्जत में एक शब्द भी मुंह से न निकाला, बस निगाहें झुकाकर हर ताना पी जाता। एक दिन की बात है। कहां मर गया था अब तक? दिन चढ़ाया और तू अभी तक यूं मुंह उठाकर घूम रहा है। कुछ काम धाम नहीं करता। हरामखोरी की हद कर दी है तूने। पिताजी, मैं सुबह खेत गया था, फिर थोड़ी देर पीछे के कमरे में पढ़ रहा था। पढ़ रहा था? कौन सा कलेक्टर बन जाएगा तू? किताबें चाटने से रोटी नहीं बनती, समझा? मैं दिन रात खेत जोतूं और तू घर में बैठकर पढ़े। क्या मेरे हिस्से का भी पेट काटकर तुझे अंग्रेजी सिखाऊं? मैं तो बस चाहता हूं कि कुछ बन जाऊं पिताजी, जैसे जगन्नाथ चाचा का बेटा बना। मत ले उसका नाम मेरे सामने, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। उनका बेटा बना क्योंकि उनके बाप ने पैसे उड़ाए उस पर। मैं यहां दिन में 3 बार खेत में गिरता हूं और तू मुझसे बराबरी करता है। तेरे लिए जो कर दिया वही बहुत है। पैदा कर दिया, बड़ा कर दिया, यही बहुत है। अब तू मेरे लिए कमा और चुपचाप कमा। पिताजी, स्कूल भी जाने नहीं दिया, किताब तक खरीदने के पैसे नहीं मिले कभी। मैं क्या करता? स्कूल गया होता तो क्या होता? न कोई नौकरी देगा तुझे, न तू कर पाएगा। मैं जानता हूं तुझ जैसे ढीले छोरे क्या करते हैं। सपने देख के फिर गांव छोड़ के भाग जाते हैं। मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा। तो क्या करूं बताइए, कहां जाऊं? तभी सूरज की माँ माया आती है और नंदू पटेल को समझाने की कोशिश करती है। क्या कर रहे हो नंदू? दिन भर डांटते रहते हो इस बच्चे को, कुछ समझते भी हो उसकी हालत? अब तू भी बीच में आ गई। यही कमी रह गई थी। तेरे लाड प्यार ने ही इसे सिर चढ़ा दिया है। तभी तो आज जबान चला रहा है बाप के सामने। जबान नहीं चला रहा, बस अपनी बात कह रहा है। इतना भी हक नहीं हमारे बेटे को। वो तो कोशिश करता है, दिन भर कुछ न कुछ सीखने में लगा रहता है, मगर आप हैं कि हर वक्त उसको नीचा दिखाते रहते हैं। कोशिश? किस बात की कोशिश? हाथ में एक ढेला नहीं, मगर आंखों में सपने पाले घूम रहा है। और तू ही हर बार उसके आंसू पोंछती है, हर बार बचाती है। इसलिए तो आज इतना बेअदब बन गया है ये। मैं बेअदब नहीं हूं पिताजी, बस थक गया हूं ये साबित करते करते कि मैं कुछ करना चाहता हूं। देखो नंदू, ये लड़का हमारी तरह मिट्टी में दबकर जीना नहीं चाहता। क्या इसमें कुछ गलत है? मैंने तो सोचा था तुम खुश होओगे कि बेटा तुमसे कुछ आगे निकलने की सोच रहा है। खुश? उस दिन खुश होऊंगा जब ये घर चलाने के लायक बनेगा। ये किताबों से घर नहीं चलता माया, मेहनत से चलता है। और तू तो हर बार इसकी ढाल बन जाती है। तेरा ये प्यार ही तो इसे बिगाड़ रहा है। अगर प्यार देना बिगाड़ना होता है तो हाँ, मैंने इसे बिगाड़ा है, क्योंकि मैंने कभी नहीं चाहा कि ये तुझ जैसे कठोर बाप के डर से अपनी जिंदगी की खुशियां कुर्बान कर दे। तो क्या मैं जालिम हूं? मैंने इसका पेट नहीं भरा क्या? क्या इसका बुखार में सिर नहीं सहलाया? भरा नंदू, बहुत कुछ किया, लेकिन प्यार सिर्फ रोटी से नहीं चलता। बेटे को सुनने का हक भी देना पड़ता है, और कभी कभी उसकी आंखों में झांक कर देखना पड़ता है कि वहां क्या जल रहा है। ठीक है पिताजी, आप कहते हैं ना कि मैं कुछ नहीं करता, तो अब करता हूं। कहीं जाता हूं, कुछ काम ढूंढता हूं, जो भी मिलेगा करूंगा, पैसा लाऊंगा, आपको दूंगा। इतना कहते हुए सूरज घर से निकल जाता है। वो घर से निकलकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। चेहरे पर थकान, आंखों में भटकाव, खुद से बात करता है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? घर में जगह नहीं, बाहर कोई उम्मीद नहीं। बस एक काम चाहिए, कोई भी काम, ताकि मैं साबित कर सकूं कि मैं निकम्मा नहीं हूं। गांव का सबसे बड़ा पक्का मकान, विक्रम सिंह का हवेली, बड़ी दीवारें, गेट पर चौकीदार। सूरज दरवाजे तक जाता है, झिझकते हुए अंदर घुसता है। हाँ बेटा, बोलो, किस लिए आए हो? साहब, कोई काम चाहिए, कुछ भी, जो भी आप कहें, बस काम दे दीजिए। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जी, सूरज पटेल। बेटा, अभी तो पढ़ाई की उम्र है तुम्हारी, काम क्यों करना चाहते हो?
सूरज चुप, न सिर झुकाता है न आंख मिलाता है। उसकी चुप्पी में बहुत कुछ है। तुम्हारे पिता नंदू पटेल है ना, खेत वाले? बेटा देखो, काम तो है नहीं अभी, और मैं तुम्हें ऐसे काम में नहीं लगाना चाहता जिससे तुम्हारा भविष्य और बिगड़ जाए। सूरज कुछ नहीं कहता, कोई बहस नहीं करता, कोई निवेदन नहीं करता, बस खड़ा रहता है। उसकी आंखें कह रही होती हैं, मैं काम करने आया हूं, दया लेने नहीं। फिलहाल कोई काम नहीं बेटा, अगर कभी कुछ हुआ तो बुला लूंगा। सूरज एक क्षण विक्रम सिंह की आंखों में देखता है, फिर बिना कुछ कहे मुड़ता है और धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। आज तो कुछ न कुछ लेकर ही जाऊंगा, नहीं तो बाबूजी फिर से सबके सामने जलील करेंगे। अब और सहन नहीं होता, कुछ भी करूंगा। काम चाहिए, बस काम। सूरज आंखों में उम्मीद लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जाना कहां है। रास्ते में चलते चलते उसे एक पुराना गोडाउन दिखाई देता है, जहां कुछ मजदूर काम कर रहे थे। साहब राम राम, कोई काम मिल सकता है क्या? काम? यहां काम की लाइन लगी रहती है छोरे। बहुत जरूरी है साहब, जो भी काम हो, कुछ भी, बस एक मौका दे दो। मालिक कुछ देर सोचता है, फिर मुस्कुराता है, थोड़ी हिकारत भरी मुस्कान। ठीक है, देख सामने रखे हैं 100 बोरे, सारे उठाकर गोडाउन के अंदर के स्टोर में जमाना है। बोरे धूप में रखे हैं, भारी भारी, धूल और मिट्टी से सने हुए। काम कर दिया तो 50 रुपए दूंगा, करेगा? हाँ साहब, करूंगा। सोच ले, कोई खेल नहीं है। 100 बोरा है, आधे छोरे तो 20 पर ही हांफने लगते हैं। मैं नहीं हाफूंगा, कर दूंगा। सूरज काम शुरू कर देता है। वो किसी तरह 20 बोरा उठाने के बाद थोड़ी देर आराम के लिए बैठ जाता है। क्या हुआ रे छोरे, बस 20 बोरा में ही हवा निकल गई क्या? अभी तो 80 बाकी हैं। ना, नहीं साहब, बस थोड़ा आराम कर रहा हूं, फिर उठाता हूं। जल्दी कर, यहां आराम करने वालों को मजदूरी नहीं मिलती। ये बोरे खुद नहीं उठेंगे। अगर नहीं कर सकता तो निकल ले। काश काश बाबूजी एक बार समझ लेते कि ये बोरे मेरी हड्डियों पे नहीं, मेरे सपनों पे लदे हैं। हर बोरा उठाते हुए लगता है जैसे बचपन को चल रहा हूं। पढ़ने की वो पुरानी कॉपी, मां की आंखों की वो चमक, सब इन बोरों के नीचे दब रहा है। कितनी अजीब बात है, कभी सोचता था मैं आसमान छू लूंगा, और आज धरती पर गिरे बोरे भी नहीं उठा पा रहा। उसका गला भर आता है, फिर भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। चल सूरज, नाम भी सूरज है और जिंदगी अंधेरे से लड़ रही है। धीरे से उठता है, हाथ कांप रहे हैं, लेकिन आंखों में फिर से एक टुकड़ा हिम्मत दिखती है। गोडाउन का आंगन, सूरज अब 60 बोरे उठा चुका था, लेकिन वह थक कर चूर हो चुका था। पढ़ने की उम्र में बोरे उठा रहा हूं। कोई नहीं पूछता कि मैंने कब खाना खाया या बदन में जान बची भी है या नहीं। बस पूछते हैं कितना बोरा उठाया। मां, काश तू होती अभी, तो एक नजर में समझ जाती कि तेरा बेटा कितना टूटा हुआ है। तेरी गोद में सिर रखकर 2 पल रो लेता तो शायद बोझ थोड़ा हल्का हो जाता। साहब, अब और नहीं कर सकता। जो बोरे उठाए हैं उनका पैसा दे दीजिए, मैं घर चला जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, बस 60 बोरा और अब पैसे चाहिए? कमजोरी दिखा रहा है तू? साले, अधूरा काम करके मजदूरी मांगता है। साहब, एक बार देखिए, मैंने 60 बोरे उठाए हैं, आपका काम आधा हो चुका है। पैसे दे दीजिए बस, फिर मैं चला जाऊंगा। अरे छोरे, तुझे क्या समझ है? आधा काम करके पैसे नहीं मिलते। मालिक नहीं बन गया तू, काम तो पूरा करना पड़ता है। जो अधूरा छोड़कर जाएगा उसकी कोई इज्जत नहीं होती। ठीक है, उठा लूंगा, बाकी के बोरे भी उठा लूंगा। मर जाऊंगा शायद, लेकिन काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा, ताकि कम से कम बाबूजी कह सकें, हाँ, मेरा बेटा काम का निकला। सूरज किसी तरह धीरे धीरे आखिरी बोरा उठा रहा था। हाथ कांप रहे थे, पैरों में जान नहीं, पर उसने मन में ठान लिया है, पूरा करना है। वह बोरा पीठ पर लाद कर जैसे ही 2 कदम चलता है, पैर फिसलते हैं और वह जमीन पर गिर पड़ता है। बोरा फट जाता है, उसमें से अनाज बिखर जाता है। हरामखोर, ये क्या कर दिया रे तू? बोरा फाड़ दिया, अनाज बर्बाद कर दिया। काम ना आया तो मांगने क्यों आया था? साले जैसे भिखारी पैसे मांगने चले आते हैं।
काम भी नहीं आता तुझसे। साहब, मैंने पूरा काम किया, बस एक बोरा गिर गया। मेहनत की है मैंने, प्लीज जो बनता है पैसा दे दीजिए। पैसा? तेरे बाप की जागीर है क्या ये गोडाउन? जा भाग यहां से, साले निकम्मे, काम बिगाड़कर पैसे मांगता है। सूरज कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। रात का समय, सूरज घर पहुंचता है, थका हुआ, धूल से लथपथ, आंखों में कोई चमक नहीं। वह धीरे से आंगन में दाखिल होता है। आ गया तू? कहां मरा था पूरा दिन? जेब में पैसा है या फिर कोई नया बहाना लाया है? पिताजी, मैं गया था, काम किया, गोडाउन में बोरा उठाया, 100 बोरे, पर आखिरी बोरा उठाते वक्त गिर गया। गिर गया? और पैसे ला दिखा, कहां हैं पैसे? नहीं मिले पिताजी। मालिक ने बोरा फटने पर गालियां दी, पैसे बिना भगा दिया। तो तू बोरा उठाने नहीं गया था, तू बहाने बनाने गया था। बकवास मत कर मेरे सामने। तेरे जैसे ढीठ लड़के तो काम का नाम सुनते ही रोने लगते हैं। मैंने सच में कोशिश की थी पिताजी, आपके लिए, आपके उस एक वाक्य के लिए कि हां तूने कुछ किया, पर लगता है मेरे लिए कुछ भी काफी नहीं होगा। बस बहुत हो गया तेरा बहाना। अब और नहीं झेल सकता तेरी ये झूठी कहानियां। कभी कहता है बोरे उठाए, कभी कहता है पैसे नहीं मिले। तू समझता है मैं बेवकूफ हूं? मुझे उल्लू बना रहा है? निकल जा इस घर से और कभी ये शक्ल मत दिखाना। नंदू, बारिश हो रही है, बाहर तूफान है, कहाँ भेज रहे हो अपने बेटे को? तेरा यही तो प्यार इसे ले डूबा माया। हर बार इसके आंसू पोंछती है, हर बार इसे बचा लेती है। अब बहुत हो गया। पिताजी, बस एक और मौका दे दीजिए, किसी भी काम के लिए जो आप कहेंगे, बस घर से मत निकालिए, मैं फिर से कोशिश करूंगा। नहीं, अब कोई मौका नहीं मिलेगा तुझे। जो बेटे बाप की आंखों में झांक कर खुद को सही साबित करने लगे, वो बेटा नहीं होते। तू तो अब सिर्फ बोझ बन चुका है इस घर पर। नंदू, बारिश है, रात का समय है, हमारा बेटा है ये, कहाँ जाएगा ऐसे? जहां मर्जी जाए। अब से इसका और इस घर का कोई रिश्ता नहीं। मैं अब इस निकम्मे को नहीं पाल सकता। सूरज अब कुछ नहीं कहता, कुछ पल चुपचाप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं, भीगे बाल और कपड़े शरीर से चिपके हुए। वो धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ता है। शायद मैं वाकई में किसी काम का नहीं। मत जा बेटा, पैरों में गिरती हूँ, मत जा। मुझे नहीं पता तेरा गुनाह क्या है, पर माँ जानती है कि तू बुरा नहीं है। माँ, कभी लौट कर आया तो बस तेरी दुआओं की वजह से। गांव का पुराना शिव मंदिर, आधी रात का समय, चारों ओर बारिश हो रही थी। मंदिर के पत्थर गीले हैं, आरती की लौ बुझ चुकी है थी। सूरज एक पत्थर पर बैठ जाता है। हे भगवान, तू तो सब जानता है ना। तूने देखा होगा, मैंने कोशिश की, हर पल हर सांस में बस यही चाहा कि बाबूजी एक बार कह दें, तू मेरा बेटा है, मुझे गर्व है। पर हर बार मेरे हिस्से सिर्फ गालियां आई। हर कोशिश, हर पसीना, सब एक झूठ बनकर रह गया। क्यों किया तूने ये? क्यों दिया मुझे ऐसा बाप जो बस काम देखता है, दर्द नहीं? क्यों बनाया मुझे ऐसा बेटा जो हर रोज हारता है, बस इसलिए कि वो अपने सपने भी पालना चाहता है? सूरज की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जैसे वो इस जिंदगी से हार चुका था। मुझे कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए थी भगवान, बस थोड़ी सी इज्जत चाहिए थी। एक छोटी सी जगह अपने घर में, अपने पिता के दिल में। अब तू ही बता, अब मैं कहां जाऊं? थोड़ी देर बाद मंदिर में धीमे एक हलचल की आहट होती है। एक वृद्ध साधु अचानक प्रकट होता है। बेटा, जिसके पास आंसू हों वो अभी टूटा नहीं है, और तू अभी टूटा नहीं है, बस थका हुआ है। जी, आप कौन हैं? मैं वो हूं जो अक्सर ऐसे रास्तों पर मिलता है जहां लोग अपने आप से हारने लगते हैं। तू भगवान से बात कर रहा था, सुना मैंने सब। क्या भगवान भी सुनता है? अगर सुनता होता तो आज मैं घर से बाहर नहीं होता। भगवान हर प्रार्थना नहीं सुनता, वो सिर्फ वो दुआ सुनता है जो दिल की मिट्टी से निकली हो। तेरी वो थी। सूरज चुप हो जाता है, फिर साधु उसकी ओर झुककर बोलते हैं। सुबह होते ही एक बार फिर अपने पिता से बात कर,
पर इस बार लड़ने नहीं, समझाने के लिए एक आखिरी बार विनती कर, एक बेटे की तरह जो सिर्फ प्यार चाहता है। अगर वो फिर भी न माने तो फिर उत्तर की ओर चल देना, उस रास्ते पर जहां धूप सीधे पहाड़ों से टकराती है, जहां लोग मेहनत से नहीं हौसले से पहचाने जाते हैं, वही तुम्हें अपना मंजिल मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से गायब हो जाता है। नंदू पटेल का घर सुबह की हल्की धूप आंगन में बिखरी हुई थी। हवा धीमी है, लेकिन सूरज की आंखों में थकावट और पीड़ा साफ झलक रही है। सूरज दरवाजे पर खड़ा है, थके हुए पैरों से धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। सूरज, तू वापस आ गया बेटा? माँ, मैं घर आया था तुमसे एक बार बात करने, एक बार कोशिश करने, पिताजी से कहने की मैं कुछ कर सकता हूं, पर अब मुझे भूख लगी है माँ। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। सूरज की आवाज में थकावट, कमजोरपन और एक उम्मीद झलकती है। क्या तू कुछ खा नहीं पाया? कहाँ गया था तू? बस जो काम मिला किया, लेकिन आज तक एक निवाला नहीं मिला माँ। वो लोरी जो तू मुझे बचपन में सुनाती थी, उसमें भी भूख मिटाने का तरीका होता था। आज समझ आया माँ, कभी तुझे और पिताजी को देखता था, लगता था क्या फर्क है इस छोटी सी बात में। आज खुद महसूस किया। क्या हुआ माया, तू फिर से इसे आशीर्वाद देने जा रही है? अरे ये जो घर में घुस आया है, इसकी कोई इज्जत नहीं होनी चाहिए। पिताजी, मुझे भूख लगी है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं, बस एक रोटी। अगर आप मुझे दे सकें तो। तू क्या समझता है? इस घर में रोटी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काम करते हैं, तेरे जैसे निकम्मे के लिए नहीं। तू जो कुछ भी है वह मेरी वजह से नहीं है। तू खुद को देख और समझ, तू है क्या? ठीक है पिताजी, मैं चला जाता हूं। मुझे अब रोटी की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार फिर से कह रहा हूं, मैंने पूरी कोशिश की थी, खुद को साबित करने की कोशिश की थी। अब मुझे अपनी राह पर चलना है। माँ, मैं फिर कभी लौट कर आऊंगा, लेकिन अब मुझे अपना रास्ता खुद चुनना है। वह घर से बाहर निकलता है, आंगन से गुजरता हुआ धीरे धीरे रास्ते की ओर बढ़ता है। माया दरवाजे पर खड़ी रहती है, आंसुओं से भरी आंखों से उसे देखती है। नंदू पटेल चुपचाप खड़ा है, अपनी कठोरता के साथ। सूरज धीरे धीरे चला जाता है, उसकी परछाई धीरे धीरे मिटती जाती है। अगले दिन एक ऊंचा पुराना पेड़, गांव से कुछ दूर, सुबह का समय। चिड़ियों की चहचहाहट है, पर सूरज की आंखों में सन्नाटा पसरा है। अब कहां जाऊं? कोई रास्ता नहीं, कोई जगह नहीं, बस ये आसमान, ये जमीन और मैं। काश कोई पूछ लेता कि भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, इंसान को इज्जत की भी भूख होती है। तभी पास से किसी के चलने की आहट आती है। एक अधेड़ उम्र का सीधा सादा ग्रामीण आदमी पास आता है। उसके चेहरे पर सादगी और आंखों में अपनापन है। बेटा, यहाँ अकेले ऐसे क्यों बैठे हो? क्या तुम कहीं से आए हो या कहीं जाना है? सूरज चौंक कर देखता है, फिर धीरे से सिर झुकाता है। न कहीं से आया हूं, न अब कहीं जाना बचा है। बोलो बेटा, क्या हुआ? कुछ तो दिल पे भारी है। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि बहुत कुछ सह लिया है। कुछ दिन पहले तक मैं किसी का बेटा था, पर अब नहीं हूं। पिता ने घर से निकाल दिया। भूखा हूं 2 दिन से और हारा हुआ हूं कई सालों से। वो थोड़ा रुकता है, फिर खुद को संभालता है। मैं बस सोच रहा था कि अगर मैं किसी पेड़ से झूल जाऊं तो किसी को फर्क भी पड़ेगा क्या। थोड़ी देर की चुप्पी। आदमी का चेहरा गंभीर हो गया है, लेकिन आंखें नम हैं। बेटा सुनो, तू अगर भूखा है तो पहले मेरे साथ चल, थोड़ी रोटी खा ले, और अगर थका है तो थोड़ी देर छत के नीचे सिर रख कर आराम कर ले। मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, क्योंकि जब भी किसी ने मुझे कुछ दिया उसके पीछे ताना जरूर मिला। अरे बेटा, मैं एहसान नहीं कर रहा, मैं तो अपना मन हल्का कर रहा हूं। तेरे जैसे लड़के को अगर एक छत दे दी जाए तो मेरा दिन सफल हो जाए। सूरज कुछ नहीं कहता, फिर धीरे धीरे सिर हिलाता है। दोनों साथ चलने लगते हैं।
रास्ते में सूरज कुछ पूछता है। आपका घर कहाँ है? बस थोड़ी दूर खेतों के पार एक छोटा सा घर है। कुछ गाय भैंसे हैं, थोड़ी जमीन, सादा जीवन है, सुकून वाला। असल में राम सिंह का घर एक बहुत बड़ा बंगला है, घोड़े, गाड़ियां, नौकर चाकर, लेकिन उसने कपड़े सादे पहन रखे हैं और उसकी बातचीत में कोई अमीरी का घमंड नहीं है। जब दोनों गांव के बाहर निकलते हैं, सूरज देखता है कि आगे एक बड़ी कोठी नजर आ रही है। वो रुककर पूछता है, ये तो बहुत बड़ा घर लग रहा है, आप यहीं रहते हैं? हाँ बेटा, पर घर बड़ा है, दिल छोटा नहीं। मैं जो हूं वो इन ईंटों से नहीं, तेरे जैसे लोगों को अपना मानने से बनता हूं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक अमीर आदमी मुझे इतने प्यार से बुलाएगा। मैं तो बस एक भूखा, ठुकराया हुआ लड़का हूं। तू भूखा नहीं बेटा, बस गलत जगह था, अब सही जगह आया है। चल, आज से ये घर तेरा है और मैं तेरा बाऊजी। पिताजी, पिताजी, ये कौन है आपके साथ? राम सिंह सूरज की तरफ देखता है, फिर गर्व से राधा से कहता है, ये अब इस घर का बेटा है। इसका नाम सूरज है बेटी। बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती, ईमानदार और जख्मी। आज से यह हमारे साथ ही रहेगा। तो फिर हमारा घर और भी रोशन हो गया सूरज के आने से। जा बेटा, आराम कर। आज से तुझे कोई भूखा नहीं सुलाएगा और ना कोई तेरे आंसुओं को झूठ मानेगा। इधर नंदू पटेल का घर। दोपहर ढलने का समय नंदू पटेल आंगन में खटिया पर बैठा है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मैं कुछ बताने आया हूं। जो उस दिन हुआ था वो मेरी गलती थी। कौन सी बात और क्या कहना चाहते हो? आपका बेटा सूरज जिस दिन मेरे गोदाम में बोरा उठाने आया था, वो सच कह रहा था। वो आखिरी बोरा पहले से फटा हुआ था। मैंने उसे गाली दी, पैसे भी नहीं दिए, लेकिन जब बाद में गोदाम के लड़कों ने बताया तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये रहा उसका मेहनत आना। 100 रुपए ले लीजिए और उसे कहिए कि मेरा दिल से माफी मांगना। नंदू कुछ पल चुप खड़ा रहता है, जैसे बिजली गिर गई हो भीतर। शब्द नहीं निकलते। माया वहीं दरवाजे पर खड़ी सुन रही होती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह धीरे से पास आती है। तो हमारा बेटा सच बोल रहा था। आपने उसे जलील किया, भूखा घर से निकाला, एक थाली खाना तक नहीं दिया। जिस बेटे ने थक कर कहा था, माँ 2 दिन से कुछ खाया नहीं, उसे आपने मना कर दिया। अगर सूरज मिल जाए तो कहना वो बहुत अच्छा लड़का है। माफ करना पटेल जी, अब चलता हूं। सच बोलता था। मेरा बेटा हमेशा सच बोलता था और मैं ही उसे झूठा कहता रहा। कितना अच्छा था मेरा सूरज, शांत, सीधा, मेहनती। आजकल के लड़के तो मां बाप से आंख मिलाकर बोलते हैं, और मेरा बेटा भूखा था, फिर भी सिर झुका के खड़ा रहा। मैं पिता होकर भी उसे समझ न सका। हर बार उसकी आवाज नहीं सुनी, बस गुस्से में चीखा। उसे निकम्मा कहा, नालायक कहा, और अब जब वो चला गया तो समझ आया कि वो मेरी सबसे बड़ी कमाई था। 2 साल बीत चुके थे। नंदू पटेल और माया हर शाम आंगन में बैठकर सूरज की राह देखते, जिसे नंदू ने गुस्से में घर से निकाल दिया था। उधर सूरज अब राम सिंह के घर में चैन से रह रहा था। राम सिंह, जिनका कोई बेटा नहीं था, उसने सूरज को अपने बेटे की तरह अपना लिया था। एक दिन अचानक राम सिंह की हवेली, रात का समय। राम सिंह बिस्तर पर लेटे हैं, शरीर बहुत कमजोर हो गया है। पास में राधा और सूरज खड़े हैं। सूरज, राधा, जरा पास आओ बेटा। सूरज, जब पहली बार तुझे पेड़ के नीचे बैठे देखा था ना, तो लगा जैसे भगवान ने मेरा खोया बेटा लौटा दिया हो। तूने इस घर को, इस जमीन को, मेरी बेटी को, सबको इज्जत दी, संभाला और बिना कुछ मांगे
सब कुछ दे दिया। फिर वो राधा की तरफ देखता है। राधा, तूने भी कभी शिकायत नहीं की। मैं अब ज्यादा दिन नहीं हूं। एक बात कहनी है, राधा, सूरज से शादी कर ले। बहुत अच्छा लड़का है, सच्चा है, सीधा है। जो लड़की इसका साथ पाएगी उसे कभी दुख नहीं होगा। राधा की आंखें भर आती हैं। वो सिर झुका लेती है। सूरज चौंकता है लेकिन कुछ नहीं बोलता, सिर्फ राम सिंह का हाथ थामे रहता है। मेरे बाद ये घर, ये खेत, ये सब तुम दोनों संभालना, लेकिन सबसे पहले एक दूसरे का दिल समझना। क्या राधा की शादी सूरज से होगी? क्या सूरज कभी अपने पिता नंदू पटेल के घर लौटेगा? या फिर नंदू और माया पछताते हुए उसे ढूंढने निकलेंगे? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों का जवाब तो कमेंट में जरूर लिखिए। मैं तैयार हूं पार्ट 2 के लिए। और बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि सूरज की कहानी अब मोड़ लेने वाली है।